हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही एक बहुत ही बड़ी हस्ती, ग्रेट पर्सनालिटी हमारे साथ में है, मिस्टर वेद प्रकाश श्योरान जी, जो एक बहुत ही एजुकेटेड रहे हैं, एक समाज सेवी है और साथ के साथ एक मोटिवेशन स्पीकर है। तो ये हमारे लिए बहुत ही यू कैन से गर्व की बात है कि वो आज उन्होंने हमारे लिए थोड़ा टाइम स्पेयर किया। सर, स्वागत है आपका। बड़ी नमस्कार दिनेश कामयाबी जी, शो। नमस्कार, कैसे हैं? हाँ सर। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया। बड़ी कामयाबी शो में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। ओके सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक बहुत छोटे से गांव से, और आपने एक तरह से जब एक बहुत ही बड़े समाज सेवी और एक प्रिंसिपल पद पर रहे हैं, तो आपका सबसे पहले जो आपके अर्ली डेज थे, जो आपका बचपन था, थोड़ा उसके बारे में बताएं सर जी। हाँ दिनेश जी, मैं अपने बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हूँ। कलानौर के पास ऊण गांव है, छोटा सा। ओके। आज भी हमारे गांव में सरकारी बसें नहीं जाती, इतना पिछड़ा इलाका है। मेरे फादर एक स्कूल में शिक्षक थे ओके। और आम सा परिवार है। हम 5 बहन भाई हैं और माता जी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है। पिताजी ओके। स्कूल में थे। वही जैसे आम जमीन होती है, इतनी जमीन थी गांव में। उस टाइम हमारा सिर्फ मिडिल स्कूल था। वहां से 8वीं की कक्षा मेरे पास की। उसके बाद बोन हमारे नजदीक पड़ता है, 5 किलोमीटर, वहां साइकिल पे पढ़ने जाते थे। और पिताजी का कुछ आशीर्वाद कहो, हमारे गुरुजियों का प्यार कहो, पढ़ाई में मुझे बहुत प्रोत्साहन उनकी तरफ से मिला। और इसी वजह से जब मैं गांव के स्कूल में था तो मुझे हमेशा ये डर रहा करता कि अगर मैं पढ़ाई में अव्वल नहीं आया तो मेरे पिताजी की इंसल्ट है। एक टीचर का बच्चा भी अगर नहीं पढ़ेगा, अच्छी नंबर नहीं लाएगा, तो और कौन पढ़ेगा। यस और जब यस। मैं गांव से निकलकर पौंद हाई स्कूल में गया पढ़ने, तो मुझे लगा सारे गांव की इज्जत का दायित्व मेरे कंधों पे आ गया है और कहीं को ये ना कह दे कि इस गांव के बच्चे पढ़ते नहीं है। मैंने वहां भी पूरा जोर लगाया और मेरे ख्याल से उस टाइम हम 200 से ऊपर बच्चे थे 10वीं में। ओके। उनमें ओके। मैं अव्वल नंबर पे आया। तो मेरी प्योरली गांव की पृष्ठभूमि है। बड़ा ही साधारण सा और बड़ा सिंपल सा परिवार हमारा है। सर, आपकी बातें सुन के मुझे भी अपने स्कूल का टाइम याद आ गया कि मैं भी स्कूल में क्लास में फर्स्ट आता था। और इनफैक्ट जब मैं 5वीं क्लास में था, तो हम्म। मैं सोनीपत पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक स्पीच कंपटीशन हुआ। तो हम्म। वहां पे मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट हुआ। और वहां से मुझे एक तरह से यू कैन से एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिला था। तो उसी के तहत मुझे अच्छा लगा। तो सर, उसके बाद फिर आप मुझे 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 लगता है दिनेश जी, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं मोटिवेट नहीं करते इंसान को। बहुत जी। छोटी सी चीज, किसी एक शिक्षक ने आके आपकी पीठ पर कहा, दिनेश आप बहुत अच्छा बोलते हो, दिनेश आप बहुत अच्छा लिखते हो, उससे बहुत इंस्पायरेशन मिलती है। आगे चल के तो आदमी समझदार हो जाता है, कोशिश करता है, हर आदमी सफल होने के चक्कर में रहता है। लेकिन छोटे से बच्चे को कहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिले, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्व की चीज है, मुझे लगता है। जी। क्योंकि मुझे क्या बोल रहे आज भी याद है सर। उस टाइम पर मुझे आई थिंक एक ज्योमेट्री बॉक्स मिला, हैं? हाँ, पेंसिल पेन उसे एक। नहीं बट उसे नहीं भुला पाओगे आप। हाँ, बट वो जो गिफ्ट था, वो जब स्टेज पर सबने बुलाया, जब मेरे को एक तरह से अवार्ड दिया, इट वाज यू कैन से अनवैल्यूएबल अवार्ड। और यहाँ पे मैं श्योरान सर, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि वहां उन दिनों मेरे टीचर थे मिस्टर बैराम जी। वो बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे। मैं उनको आज भी सैल्यूट करता हूँ कि इतने डेडिकेटेड, इतने हार्ड वर्किंग टीचर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और मेरी लाइफ में बहुत सारे टीचर आते रहे, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट इनफैक्ट जो मिस्टर बैराम जी के लिए, मेरे लिए वो जो पोजीशन है, जो रिस्पेक्ट है, वो मैं कभी भी नहीं हूं। मैं हमेशा उनको हाथ जोड़कर बोलता हूँ। आई थिंक उनकी वजह से आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। दिनेश जी, जो महान शिक्षक थे ना, उन्हीं की ये सब देन है। और जैसे जी। जैसे शिक्षक का सतर उतरता गया और हम नीचे की तरफ सरकते गए, आपने वो पीढ़ी नहीं देखी जो हमने देखी है।
हमारे जो टीचर 8वीं 10वीं में थे, मैं कहता हूँ अपने बच्चों से ज्यादा प्यार हमें करते थे। स्कूल में अपने परिवार को छोड़कर रात को रुक जाते थे। 8वीं का मुझे याद है, हमारा बोर्ड था, बोर्ड के एग्जाम से 15 दिन पहले उन्होंने गांव के स्कूल के कमरे को तैयार करवाया, उसमें पूलियां बिछाई, ऊपर खरड़ बिछाया, रात को हम 10 इंटेलिजेंट बच्चे उसमें रखे, साथ में मास्टर जी रहते थे। मैं तो सोचकर आज भी नतमस्तक हो जाता हूँ, किस आत्मा के वो लोग थे, कितना उनमें स्नेह था और कितना ज्यादा वो भला हमारा कर गए। आप इंटरव्यू की बात करते हो, मैं तो कहता हूँ मेरे जीवन से अगर शिक्षक निकाल दिया जाए तो बचे ही कुछ नहीं गा। यस अभी तो यस उन्हीं का देन है। यस सर। तो उसके बाद सर आपकी जो गांव में पढ़ाई हुई, उसके बाद आप एमडी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए आए। हाँ, तो उसके बाद मैं बीएससी करने, उसके बाद दिनेश जी बीएससी में मुझे एडमिशन मिला। और नो जागृति नहीं थी, ना कोई समझाने बुझाने वाला था, ना इतना कोई अड़ोस पड़ोस में पढ़ा लिखा था। कॉलेज में आ गए, फार्म भर दिया, भीड़ लगी थी। किसी ने कहा भाई हम वेद प्रकाश तेरा फार्म, तो मैंने कहा हाँ भाई क्या लेना है। किसी एक ने कह दिया नॉन मेडिकल कह दे, तो हमने नॉन मेडिकल कह दिया। ये तो हालत थी। बस इंटेलिजेंट थे, साइंस लेना है, बस इतना भर पता था। उसके बाद जब यहाँ आए, पजामा पहन के आते थे, टीचर हमें पिछले बेंच पे बैठा देते थे, बड़ा तकलीफ होती थी। शहर के बच्चे आगे बैठते थे, जब प्रश्न बताते उसका उत्तर सुनती सारी क्लास, तो वो स्तंभित रह जाते कि ये मरासा लड़का गांव का है फिर भी इसको आता है। मुझे लगा सारे गांव वालों की इज्जत मेरी झोली में है। वो मैंने पूरा जोर लगाया। टॉपर टूपर तो नहीं बने, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्लास से मैंने बीएससी की। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैथमेटिक्स के एमए में दाखिला लिया था। एक हफ्ते बाद पिताजी घी देने के लिए गए, तो देखा मेरे शरीर पे सारे पे मच्छर ही मच्छर काटे हुए थे। तो कहने लगा भाई तू बचेगा तो ही तो पढ़ेगा, चल यहाँ से, हॉस्टल नहीं है तो नहीं छोड़ेंगे तेरे को। और मैं उस हॉस्टल से, मतलब कुरुक्षेत्र की उस एडमिशन को छोड़कर यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी में आ गया। और यहाँ मेरे को फिजिक्स में एडमिशन मिला। फिर वही धुन थी कि कहीं इंसल्ट ना हो जाए। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट के, जिसको मजाक में लोग बागड़ी कहते हैं, वहां के एक छोटे से गांव के लड़के ने इतनी मेहनत की कि यूनिवर्सिटी का टॉपर बन के दिखाया मैंने, वो भी फिजिक्स में। तो सर मुझे लगता है अगर स्टूडेंट को मोटिवेशन टाइम पे मिल जाए तो कुछ भी वो कर सकता है। और शायद यही तरफ मेरी आज भी है। मैं हर गांव के बच्चे को, हर ऐसे बच्चे को जिसमें टैलेंट है और एक स्पार्क की आवश्यकता है, मैं उसे समझाने के लिए, उसे थोड़ा सा सलाह देने के लिए या थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कहीं भी जाने को तैयार होता हूँ। क्योंकि तो हमें भी आपने किसी ने। तो आपने एक तरह से एक बेंच मार्किंग सेट किया है कि एक हाँ, गांव से एक लड़का आके जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, भी नहीं था। जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, और वो यूनिवर्सिटी में टॉप होता है। बिल्कुल। तो विल ये यू विल यू बिलीव, एक स्वेटर में हमने पूरी क्लास पास कर दी। वो दिन थे। उन उन दिनों बस टीचर का आदर था, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज ये थी। हम पे हम इतना आगे नहीं। तो, तो आई थिंक शिवरान जी, यहाँ पे एक चीज जो उभर के आ रही है कि कभी भी रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती है। अरे वो नहीं कमी नहीं। है तो रिसोर्सफुल की है। क्योंकि हाँ, जब आपका रिसोर्सफुलनेस है, आपकी इंटेंशन सही है, आपके इरादे सही है, आपके आप आगे, आपके पास विजन क्लियर है, आपका बिलीफ सिस्टम हाई है, तो आई थिंक अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हेल्प करने वाले, तो आपको सपोर्ट करने वाले, गाइड करने वाले, आपको डायरेक्ट करने वाले बहुत सारे आदमी मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है दिनेश जी, अगर आप ठीक ट्रैक पे हैं, आपकी नीयत पढ़ने की है, आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों की। आप एक बार उस लाइन पे आके खड़े तो हो। पर त्रासदी क्या है, हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है। हम ये फैसला करते ही नहीं है कि हमने पढ़ना है, हमने इतनी मेहनत करनी है, जीवन में कुछ बनना है। हम सारी चीजों को बड़ा लाइटली लेते हैं। तो यही त्रासदी है कि समय निकल जाता है और फिर हम हाथ मलते रह जाते ओके सर, उसके बाद आपने कॉलेज के बाद आपने एकेडमिक्स को चुना। उसके पीछे एकेडमिक्स को सिलेक्ट करने के पीछे हैं। हाँ कोई स्पेसिफिक रीजन था क्या? हाँ। दिनेश जी, अगर इसको आप मजाक में लें, तो जब मैं कॉलेज में पढ़ाने आया, मैथमेटिक्स की हमारी एक टीचर थी, आज भी मुझे उनका नाम याद है। मित्तल मैडम हम उन्हें बोलते थे। और उनके पढ़ाने का गजब का तरीका था। और मैंने मन मन में ही सोचा था कि काश इन मैडम जितना मैं अच्छा टीचर बन सकूं। ओके हालांकि मैंने एचसीएस के भी पेपर दिए, मैंने आर्मी के लिए भी ट्राई किया। टीचिंग मेरा पहला प्रोफेशन नहीं था। लेकिन जिस ओके दिन से मैं टीचर बना, वास्तव में मैंने इसे एंजॉय किया।
और मन लगाकर पढ़ाया, और जितनी मेहनत मैंने की उससे ज्यादा उसका असर मुझे बच्चों में देखने को मिला। आप स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा सा प्रेम से बात करो, आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको उचित स्थान भी मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं इनके जीवन में काफी परिवर्तन कर सकता हूँ। जी जी, अब बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आपने एकेडमिक्स में स्टार्ट करके आप एक पिछले दिनों आप रिटायर हुए हैं एज ए प्रिंसिपल। और मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा आप गवर्नमेंट कॉलेज जींद में, नेकीराम कॉलेज रोहतक में आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। बच्चों से आपको स्पेशली प्यार होता है। आपने बहुत सारे वर्कशॉप्स, ब्लड डोनेशन कैंप, बहुत सारे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला के आपने बहुत सारी वर्कशॉप की। तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन आप क्या मतलब मैसेज डिलीवर करना चाहते थे और आपकी इंटेंशन क्या होती थी? दिनेश जी, बेसिकली क्या है, जिस कॉलेज में मैंने बीएससी की, जी। नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज में, उसी कॉलेज में मैं लेक्चरर लगा और 27 साल तक उस कॉलेज में मैंने पढ़ाया। ओके। उस कॉलेज की एक एक कमी को, एक एक तकलीफ को, वहां रहते हुए एज टीचर क्या समस्याएं थी, एज स्टूडेंट क्या समस्याएं थी, वो सारी मेरे मन में थी। और बहुत बार मैं ऐसा सोचा करता कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम सुबह सुबह क्लास में जाएं तो बेंच कम से कम साफ मिले? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 3 कम पीरियड इकट्ठे अटेंड करने के बाद जब हम बाथरूम जाएं और वो छड़ता ना हो और हम उसे सिर्फ इसलिए अवॉइड कर दें कि अगर अंदर गए तो सिर दुखता आएगा? तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी। लाइब्रेरी में इतनी बढ़िया बढ़िया किताब इतने मोटे मोटे ताले लगाकर बंद कर रखी होती थी, मेरा मन करता था काश ये किताबें हमें मिले। 14 दिन के लिए किताबें देते थे, हमारा तो 14 दिन में काम नहीं बनता था, मुश्किल से याद किया था, फिर किताब वापस करनी पड़ती थी। तो जी बहुत जी। सारी ऐसी समस्याएं थी। और अगर एक लाइन में आप मेरे से पूछे नेकीराम में मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने सारे वो अरमान जो मेरे मन में थे, जो विशेष तौर पर जो एज स्टूडेंट मुझे तकलीफ थी ना, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैंने उसको चुन चुन कर एक एक किया और मैं सर पूरी तरह से सेटिस्फाइड। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। अभी हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली 13 आदमी जुड़े हुए हैं। अगर आपको आपने आपके इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं, हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश श्योरान जी हैं, जो एक बहुत ही अच्छे एजुकेटर हैं, समाज सेवी हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं। और वो एक मिशन पर निकले हुए हैं कि रिटायर होने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाके वो मोटिवेट करते हैं। और उनका एक ही विजन है, एक ही मिशन है कि जो नई जनरेशन है वो सक्सेसफुल हो, उनको बड़ी कामयाबी मिले। और मेरा भी यही एक मिशन है कि बड़ी कामयाबी मिले। इसलिए बड़ी कामयाबी हमारा एक जो ब्रांड है उसको हम लेकर आए हैं। और बड़ी कामयाबी का मतलब है कि आपको हमेशा बड़े सपने देखने पड़ेंगे, बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे और बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। और जब आप बड़े एक्शन लेंगे, बड़े डिसीजन लेंगे, तो आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इसको अलग अलग शेयर करिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, क्योंकि इतने ग्रेट पर्सनालिटीज हमेशा नहीं मिलते। और हमारा एक ही इंटेंशन है, एक ही हमारा पर्पज है कि ज्यादा लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचेगी, तो अगर 2 आदमी भी इंस्पायर हुए, 2 आदमी भी मोटिवेट हुए, तो हमारा जो ये इंटरव्यू करने का जो पर्पज है वो सोल्व होगा। तो एक तरह से श्योराम जी, आपने एक तरह से टेक्निकली अगर मैं बात कहूं तो आपने कॉलेज का शॉर्ट एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, हाँ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। एक तरह से कहाँ कहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे कमी है, कॉलेज में क्या चीज अच्छी होनी चाहिए, क्या थ्रेट है, जो मतलब कौन से कोर्सेज हैं जिनको अब्सोल्यूट करना चाहिए, कौन से नए प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनको इंट्रोड्यूस करके जिससे नई जनरेशन है उसको बेनिफिट हो। तो सर आगे मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि एक सिंपल सक्सेस मंत्रा ऑफ लाइफ। मुझे तो दिनेश जी ये लगता है, जिस दिन किसी भी युवा को मन ओके। में ये फैसला कर लेता है कि हाँ, मेरा ये टारगेट है और मुझे इसे अचीव करना है, ओके। सबसे ज्यादा जरूरी ये है। अगर आप ऐसा फैसला कर पाते हैं, आज के दिन पता है समस्या क्या है? आज के दिन क्या है, हम बीएससी करने लग रहे हैं, साथ में आर्मी का एग्जाम दे रहे हैं, एसएसबी की कोचिंग अटेंड कर रहे हैं और साथ में गेम भी खेल रहे हैं।
4 चीजों के बीच में हमने पैर फंसा रखा है और हम कहीं के भी नहीं रहते। यस सक्सेस यस। मंत्र आज का सिर्फ और सिर्फ, पहले भी यही था, आज भी यही है, मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी। आप टारगेटेड मेहनत कहीं करके देख लीजिए, वहीं जी। सफलता मिलती है। बट आई मैंने तो कॉलेज थिंक में जी, आज आई थिंक आपने जो बताया उसके हिसाब से डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ज्यादा है। सोचते हैं हाँ कि हर जगह कुछ मतलब हर जगह उनको सक्सेस मिल जाए। एक फील्ड में नहीं जाके वो डिफरेंट डिफरेंट में स्कैटर कर रहे हैं। बट हाँ मेरा ये मानना है, अगर आपके एफर्ट्स आपकी वो स्कैटर होंगे, अलग अलग जगह होंगे, तो आई तो थिंक एनर्जी, आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। हाँ एनर्जी एनर्जी बढ़ जाएगी और आप उसे केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी मेरे से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए होते हैं और वो सलाह मांगते हैं कि जी मैंने ये कर लिया है, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये कर लूं? मैंने कहा भाई पहले बात तो एक पूछ ले, 3 चीजों पे तू पैर रखे हुए है तो किस तरह से सक्सेस होएगी? व्हाई नॉट टू डिसाइड कि मैंने ये करना है। जब तक उसके ऊपर आप पूरी मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। जी तो ये हमारी आज की जनरेशन के साथ दुविधा है। कॉलेज में भी मैं बच्चों को यही कहता था, बेटा एक बार आपने अगर डिग्री हासिल करनी है तो उससे पहले आप इधर उधर हाथ मत मारो। आपकी डिग्री भी गई, 2 उसमें आपने री ले रखी है, ना वो एग्जाम पास हो रहा ना डिग्री हुई, और हम बिल्कुल धरातल पर आ गए। कॉलेज में सर। मैंने मैंने हमेशा कोशिश की, 2 एमएससी फिजिक्स शुरू करवाई, ज्योग्राफी की एमएससी शुरू की। उसके बाद हमने क्या किया, इसके एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को मैं वहां लेकर आया। हरियाणा का पहला नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ 6 वाइस चांसलर मैंने बुलाए कॉलेज में, और वो भी फीता काटने के लिए नहीं, हर एक 6 लेक्चर दिलवाया, मोटिवेट करवाया कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए। उसमें फौजी भी थे, उसमें साइंस के भी थे, आर्ट्स के भी थे, दूसरे भी थे, अपने नवीन गुलिया जी आर्मी से भी थे। इतना सारा हमने कोशिश की। ब्लड डोनेशन के लोग एक दिन का ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, हमने हफ्ते का लगाया। तो ओके। उससे जो सोशली एक्टिव बच्चे हैं उनका इस तरफ ध्यान जाता है, जो एकेडमिक में इंटरेस्ट है उनका एकेडमिशियन के लिए बनता है। तो हमें मौका तो स्टूडेंट को देना ही चाहिए। कॉलेज में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ओके सर, अभी हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह न्यूज चैनल में देखेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे। अभी आज कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हर किसी के माइंड में कंफ्यूजन है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, लॉकडाउन के अंदर उनको क्या करना चाहिए? वैसे तो लॉकडाउन सारा पास हो गया है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 बातें इसमें जरूर बताना चाहूंगा जो आज के युवा को जाननी चाहिए। मुझे लगता है कोविड का इतना खतरा नहीं है जितना दहशत का हो गया है। जी और जब इंसान दहशत में होता है तो वो किसी चीज के करने लायक नहीं रहता। सुबह इतने मर गए, इतने संक्रमित, इतने संदिग्ध, इतने वो, इंडिया का ग्राफ, इंटरनेशनल ग्राफ, एशिया का ग्राफ, टॉपर कौन, बॉटम कौन, हम कौन से स्थान पे चल रहे, इतना ज्यादा मीडिया ने हमें दुखी कर दिया है और इतना परेशान कर दिया है कि आधे लोग तो हमारे नेगेटिविटी में उन्होंने तकरीबन 4 महीने का कोर्स कर लिया है। जी। तो सबसे ज्यादा तो जरूरी है इस नेगेटिविटी से निकलना। और ओके। इसका सही तरीका, कितनी बार आप टीवी पे सुनते हो, कितने अच्छे अच्छे लोग आके सलाह देते हैं, तो ये आप एक दिनचर्या बनाइए। ठीक है, आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पे भी बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। आप एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए, खाना अच्छा खाने का तरीका बनाइए, परिवार के साथ आपस में रिश्तों को मजबूत कीजिए, कुछ अच्छा साहित्य पढ़िए, कितने सारे काम, कोई नई चीज सीखिए, कोई स्किल डेवलप कीजिए। जैसी भी आपकी स्थिति है, जैसे मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने जी आपसे जी। 10 मिनट बात करके ये बता दिया था कि आप में एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर का बहुत सारा दम है। थोड़ी मेहनत कीजिए, और मुझे लगता है आप मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे निकल गए हैं। मैंने नहीं थैंक सोचा यू था कि सर। आप 3 साल में इतना आगे तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह हर आदमी में हुनर होता है, स्किल तो हर एक जी। में है। मुझे नहीं लगता भगवान ने एक भी आदमी, एक भी बच्चा ऐसा धरती पे भेज रखा है जिसमें कुछ भी ना होता हो। ठीक है, सब में अलग अलग गुण होते हैं। और लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था जिसमें हमने बहुत कुछ, जैसे मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद अपने वीडियो बना के और बच्चों तक पहुंच सकता हूँ, अच्छी अच्छी सर। स्टोरी बना के पहुंच सकता हूँ। इतना साहित्य मैंने शायद 10 साल में नहीं पढ़ा था जितना मैंने लॉकडाउन के अंदर पढ़ा है। इतने टेलीफोन मैंने कभी अटेंड नहीं किए थे, कभी इतनी लोगों से बात नहीं हुई थी जितनी इस दौरान हुई है। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी है इसमें अगर हम देखें तो। और अगर आप सुबह टीवी खोल के बैठ जाते हो, खाना भी वहीं खाते हो, बात भी वही करते हो, और टीवी पे वो ग्राफ आ रहे, तो फिर आप किसी लायक नहीं रहोगे। मैं तो कहता हूँ आज के दिन शायद आप पूछना चाहेंगे ये बात, जो सोशल मीडिया है ना, उस पे दोनों तरह की चीजें हैं, हमारी अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी।
सर कुछ इस तरह के। मैं यहाँ पे थोड़ी चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखें, ये मैं टेक्निकली थोड़ा बात ऐड करना चाहूंगा। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, हमारे माइंड में क्या जा रहा है, आउटपुट भी वैसा ही आ रहा है। हम इसी जिस से आएगी। देखें, आज अगर हम कुछ चीजें, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल, थिंग्स यस, विच आर बियॉन्ड आवर विच आर कंट्रोल। बियॉन्ड। कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, और कुछ चीजें हमारे, कोरोना वायरस है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, आ हम रहे हैं, नहीं ठीक बात कंट्रोल है। कर सकते। बट हम सही क्या बात। कर कंट्रोल कर सकते हैं, हम सेफ्टी मेजर ले सकते हैं, हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं। तो बिल्कुल। देखें, आज हम नेगेटिविटी बात नहीं करके, आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक जिसको मैं बोलना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा एक टाइम मिला है। क्योंकि दुनिया की रेस में हर कोई आगे दौड़ रहा था, बट आज हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन करने का बहुत ही अच्छा एक टाइम है। हमारे पास एक स्किल इनहांसमेंट करने का अभी हमारे पास बहुत ही अच्छा टाइम है। हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, उसके बाद हम अपनी स्किल डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि देखें, अगर लॉकडाउन के अंदर जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, प्रोडक्टिविटी लॉस हुई है, हमारी क्वालिटी लॉस हुई है, जब हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो हम डबल जोश के साथ, डबल एनर्जी के बिल्कुल। साथ, और हम उस टाइम पर हमारी क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है, इस पीरियड को हम एक तरह से अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर अगर यूज करेंगे तो हम लाइफ में कुछ और ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। यही मैं कहना चाह रहा था कि ये एक ऐसा मौका था जिसमें बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता था। जिस जी चीज जी में भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो आपका स्किल डेवलपमेंट के तौर पर इवन रीडिंग हैबिट्स हैं आपकी, दूसरा कोई ऐसा, जैसे महिलाएं हैं तो खाना सीख सकते थे, जो जॉब में जाती थी उनके लिए उस टाइम इतना समय नहीं मिलता था उनको। परिवार के जो संबंध हैं उनमें, रिश्तों में कितनी नजदीकी से आप बच्चों के साथ रह सकते हैं। दादा दादी का साथ बच्चों को मिल गया, पहले स्कूल में जाते थे तो उनको इतना संपर्क नहीं हो पाता था। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं इसकी। वही बात है, आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो मुझे तो लगता है इसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा है, और सीखना भी चाहिए। जी जी जी। सर, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। फ्यूचर ऑफ सोशल मीडिया। हाँ, देखिए, सोशल आप तो मीडिया एक में। बहुत टेक सेवी है, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत नहीं एक्टिव रहते नहीं, हैं जी। दिनेश जी, ये तो रियली ये सैल्यूट कि आपकी ये तो इतनी एज, ये सब कुछ होते नहीं, हैं, फिर भी आप ये इतने एक्टिव हैं। ये तो हमारी पीढ़ी की मजबूरी है। अगर हम सोशल मीडिया से नहीं जुड़े तो 5 साल बाद समाज से बाहर कर दिए जाएंगे। आपको युवाओं के साथ जुड़ना है, अपने बच्चों के साथ लगाव रखना है, तो वही हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी जो आपके बच्चों की है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा अगर कोई बुजुर्गों को है तो वो ये कि वो अपनी पीढ़ी से संपर्क कर सकते हैं। जी लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसके लिए बहुत तलवार की धार पे चलने जैसा काम है। जी अगर थोड़ा सा भी गलत साइड में उतर गए तो आपको वो सब चीजें आपकी रह जाएंगी जो इससे मिल सकती है। और आजकल क्या है, जैसे यूट्यूबर हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं जो ना तो शिक्षित हैं ना अशिक्षित हैं, ना वो स्किल्ड हैं ना अनस्किल्ड हैं, कैमरा उठाया और पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, प्रैंक जी के नाम पे कितनी संस्कृति का हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। मतलब अगर उनकी गिनती गिनाने लगे तो मुझे लगता है उनका प्रचार हो जाएगा। इसीलिए नहीं, सोशल मीडिया का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। उस पे सब कुछ अवेलेबल होगा जो आज से 3 साल पहले नहीं था, वो आज है। और आज से 2 साल बाद तो मतलब स्पीड इसकी बढ़ती ही जाएगी। बिना सोशल मीडिया के आगे सरवाइव करना किसी युवा के लिए तो पॉसिबल होगा नहीं। और इसमें से आप क्या निकालते हैं ये आपकी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। बहुत कुछ है जी इसमें, जी नॉलेज का कितना सारा भंडार पड़ा है। जो चीज हमें मुश्किल से पुरानी पुरानी पीली पीली किताबों में देखने को मिलती थी, आज साइंस की पढ़ाई तो इसके ऊपर कितनी अच्छी हो सकती है, प्रोवाइडेड कोई पढ़ना चाहे। तो सोशल मीडिया का भविष्य मुझे तो उज्जवल हमें लगता है। अगर उसमें से हम पॉजिटिविटी निकालें तो फिर तो बहुत ही ज्यादा उसमें से निकाल सकते हैं। सर, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी एक सोशल मीडिया का ही कमाल है हाँ कि बिल्कुल। अरे मुझे कितना अच्छा मौका आपने दिया। देश से बाहर बैठे हो, उसके बाद भी मुझसे संपर्क हो रहा है। और मेरे अगर दो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी को छोटी सी एक बात भी समझ में आ जाती है, बस मेरा तो आपसे मिलना सफल हो जाता है। और हमें जी क्या जी चाहिए अभी सुपर में।
नहीं देखें, अगर सोशल मीडिया आज क्या है, सोशल मीडिया अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप अपनी बात देश दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, तो ये एक सोशल मीडिया का एक बहुत ही पॉजिटिव रोल है कि आप हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं। यही तो है ये एक दिनेश जी, बहुत टैलेंट तो पहले भी था, लेकिन पहले मौका नहीं मिला था हमें। हम इतने लोगों के पास हमारी रीच नहीं थी। आज आप घर ओके। पे बैठ के कितने लोगों के उनकी रीच में पहुंच सकते हो। कितना ही अच्छा आप लिटरेचर है उसको ऑडियो में, वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। कितने सारे तो मेथड हैं हमारे पास। जी जी सर, न खर्चा मैं है। आपसे जी सर, मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि देखें, हर कोई आदमी फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम कर रहा है। पिछले दिनों मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, हम्म काफी हम्म अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली, हम लोग फ्रेश हो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा आप अगर थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो अच्छा रहेगा जी। दिनेश जी, हमारा जो मन है ना, उसका काम विचार पैदा करना है। जी तो वो विचार हमारे कंटिन्यूसली पैदा होते हैं। उनको अगर मैं ये कहूँ कि आप केंद्रित कर लीजिए, आप उनको संचित कर लीजिए, उनको कम कर दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। और जब मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, जब छोटा था दुनिया भर के विचार, सब तरह के विचार मन में उठा करते। थोड़ा बड़े हुए, कुछ क्वेश्चन सुलझ गए, कुछ उलझ गए, प्रश्न फिर भी कम नहीं हुए। और इस तरह से करते करते हम 60 साल पार कर गए, लेकिन मन पे काबू हम नहीं कर सके। लेकिन अगर आप अपने मन में जो आने वाले विचार हैं उनको थोड़ा सा भी ठीक अच्छा दे सकते हैं, तो मैं कहता हूँ नेगेटिविटी से आप बच सकते हैं। ये डिप्रेशन है या आत्महत्याएं हैं या बच्चा अकेलापन महसूस करता है, इसमें मुझे लगता है सोशल मीडिया का भी थोड़ा सा रोल है। हम उसमें कहीं अपनापन ढूंढते हैं। अपने माँ बाप, अपने दादा दादी पिछले कमरे में बैठे बैठे हमारे से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वो हाँ तो संपर्क हम कर नहीं रहे हैं। और जो दूसरे देश में बैठा है, जिसका हमें ये नहीं पता मेल है फीमेल है, किस एज का है क्या है, उसके साथ हम आत्मीय संबंध बनाना चाहते हैं। जी तो जी इस जी तरह के हालात में हमारी जो भावनाएं हैं, उनको जब भी ठेस पहुंचती है तो हम अपना बैलेंस खो देते हैं। और हमें ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें सहारा दे सके। जी जी और जी बिल्कुल। मैं तो कहूंगा मित्रता में कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड वो सोच समझ के की जाए, उसमें एक परिपक्वता हो, उसमें एक आपस समझ हो, अपने विचारों को हम शेयर करके उसमें से कुछ निकाल सकें, एक दूसरे का सहारा बन सकें, बजाय इसके कि हम हर चीज को हल्के में लें। किसी के पास आप फेक आईडी बना के कुछ कर रहे हैं, किसी की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं, तो उससे तो फिर यही होगा। और हमारा अब हमारी कोई लिमिट रह नहीं गई है। किसी के पास पैसा है, अब इन्होंने जैसे सुसाइड कर लिया, पैसे की तो कमी नहीं थी, यस, शोहरत भी पैसे थी, की कमी। सुविधाएं भी थी, सब कुछ था, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ? बस वही मन की स्थिति और हालात ने चारों तरफ से घेर लिया, कहीं से आउटलेट थी नहीं, और दिमाग के अंदर आता गया, बाहर निकल नहीं सके। तो हमें इसलिए अपनी हॉबी को भी थोड़ा परस्यू करना हाँ, पड़ेगा, अपनी मेंटल हेल्थ बहुत के लिए हमें अच्छी बहुत किताबें जरूरी है। पढ़नी पड़ेंगी, कुछ अ- मोटिवेशनल वीडियो। जी आपने एक मुहावरा सुना है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मुझे लगता है यस। पलट देना चाहिए कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड्स। आप ऐसे लोगों से बचो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, और थोड़े दिनों में आपको पता लगने लग जाएगा नेगेटिव लोग कौन है। और जी नेगेटिविटी जिसके पास है ना, उससे आप बच के रहें। वो हर जी चीज को इस तरह से फैलाएगा, हर चीज में नेगेटिविटी उसकी मिलेगी। तो उनसे हम बचें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, अच्छे विचार मन में आने लग जाए, मुझे नहीं लगता कि मन को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत है। अगर आपकी ये इच्छा है कि हाँ मुझे खुश रहना, हर हालात में रहना, अभी आप ही तो कह रहे थे, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सारे की दुनिया के कोविड का ठेका अगर आप खुद उठाओगे ना, तो परेशानी रहेगी ही रहेगी। जी आप अपने संबंधित करो। किसी ने आज तक सलाह नहीं दी कि भाई आप सावधानी ना रखो। रखो भाई, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखो, मास्क भी लगाओ, दूसरे भी हाथ भी धो, सारे काम करो। जी 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 लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप दहशत में आके और बिल्कुल ही अपने आप को समेट लो और एकदम से दायरा खत्म करके और नेगेटिविटी में चले। यस यस, ये हमें बिल्कुल करनी सही चाहिए। कहा। सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल इन लाइफ। सब लोग एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं सॉफ्ट स्किल के लिए बात कर रहा हूँ कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आप अगर किस हिसाब से किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, और अगर आप एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ में हैं
तो वहां पे भी आपके ऊपर अगर आउटपुट देने का प्रेशर है, वहां पे आपको टीम वर्क में कैसे काम करना है, एक तरह से जो सॉफ्ट स्किल्स है उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? मुझे लगता है आपने ये मेरी दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया है। आज के युवा में खासतौर पर जो ग्रामीण युवा, जिस कैटेगरी से हम आए, उसमें अगर जी सबसे ज्यादा जरूरत है तो सॉफ्ट स्किल की। ओके। मुझे कुछ एम्प्लॉय रिक्रूट करने का मौका मिला रिटायरमेंट के बाद, तो मैंने बहुत सारे लोगों के पास फोन करके बातचीत की। तो आमतौर पर जो ग्रामीण जो लोग हैं, बेशक वो एमबीए किए हुए हैं, आप उनके पास फोन मिलाएंगे, पहले सेंटेंस में वो आपको ऐसी तसल्ली कर देंगे कि आपका मन नहीं करेगा आगे किसी को फोन कर। सॉफ्ट स्किल प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप कैसे बोलते हैं, अपनी बात को कैसे रखते हैं, किस तरह से आप अगले के साथ इस तरह से बात करें कि उसे दुख ना हो, उसे तकलीफ ना हो, वो इसे महसूस ना करे, कितने अच्छे तरीके से आप अपनी बात को रख सकते जी जी जी। हैं। तो मुझे लगता आपकी है सॉफ्ट जी मैनेजमेंट में तो सारा सॉफ्ट स्किल है। आप कल्पना करके देखिए, कुछ टीचर हमारे ऐसे होते थे, मैं तो टीचिंग के उदाहरण दूंगा। कुछ टीचर ऐसे होते थे, बहुत गुणी थे, बहुत नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन उनसे अगर आप बात करो तो काटने को दौड़ते थे। आप कॉपी अटेस्ट करवाने के लिए चले जाओ तो तेरे को नहीं मिला। अरे हाँ भाई, जी आप प्रोफेसर हैं, आपसे तो हमने तमीज सीखनी है, आपके तो हम चरणों में आए हैं, आप ही हमें इस तरह से बोलोगे तो हम कहाँ से सीखेंगे। जी तो जी सॉफ्ट जी। स्किल खास तौर पर ग्रामीण जो बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आपको अंग्रेजी नहीं आती भाई, हिंदी बोल लीजिए, हिंदी नहीं आती हरियाणवी में बोलिए, पर बोलिए तो प्यार से, इस तरह से तो बोलिए कि अगले को आप भाएं। हमारे महापुरुष कहते कहते चले गए कि बोलने का तरीका सीखो, ये यही तो है। और जी सॉफ्ट स्किल के बिना प्राइवेट जी सेक्टर में तो कुछ भी नहीं है। जी। कई बार आदमी सोचते हैं कि सॉफ्ट स्किल या फिर एक अच्छी आदमी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो मेरा ये मानना है आप ये हिंदी में बात करें इंग्लिश में बात करें, आपका वो एक वे ऑफ मीडियम है, बट बिल्कुल बिल्कुल आपका प्रेजेंटेशन वो बहुत ही बिल्कुल। अच्छा होना चाहिए, वो सामने वाला बहुत कंफर्टेबल फील करना चाहिए। और आई थिंक सॉफ्ट स्किल के ऊपर आज पूरी आप प्राइवेट सेक्टर नहीं है सर, अगर आप आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी कहीं नहीं भी है, आपकी कहीं भी चले प्रेजेंटेशन जाइए। अच्छी नहीं है, तो आई थिंक आज इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी दिनेश जी, छोटा सा उदाहरण दूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ क्या हाल है, उस क्या जी जी हाल को बोलने के 10 तरीके हो सकते हैं। और जब आप बोले तो आपको उस अगले को लगना चाहिए कि ये आपका हाल पूछना चाहता है, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा। जब आप ठीक भाव से बोलते हैं, मुझे लगता है भाषा का कोई रोल नहीं है। भाषा तो यस दुनिया भर की भाषा है दुनिया में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका भाव क्या है, आपका तरीका क्या है, आप में सॉफ्टनेस कितनी है, सौम्यता कितनी है, किस तरह से आप शब्दों का चयन करते हैं, बहुत मैटर करता है। यस यस। और आज के युवा को तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। नॉलेज तो आपका तब चेक होएगा ना, तब आपको बोलने का तरीका आता होगा, आपसे कोई बात करना चाहे, आपको कोई बुलाए, सामने बैठाए, कुछ पता करे, तभी तो आपको मौका मिलेगा। और अगर आपने पहले से ही ऐसा प्रबंध कर दिया है कि उसका मन ही नहीं है आपसे बात करने का, तो आप जी अपनी नॉलेज को रखे रखो, किस काम का हमारे। जी जी। स्किल तो तो सर वैसे मैं कोई भी हो, बट सॉफ्ट स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए जस्ट जी एक जी दो जी। क्वेश्चन और पूछूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर मैसेज टू 16 ईयर वेद प्रकाश शिवराम जी? अरे ये आप किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं कि 16 ईयर को तो याद करके भाई ऐसा पछतावा सा होता है इस कि तरह से काश। आप अगर 16 ईयर्स के हाँ हैं तो आप हाँ हाँ, मैं समझ गया कि आज मैं 16 ईयर का होता तो मुझे क्या करना चाहिए था, या ये कि जो मैंने नहीं किया, जी जी ऐसी जी कौन सी गलतियां, ऐसी कौन सी कमियां जो आज का युवा अगर हमसे शिक्षा ले ले तो उसे और ज्यादा। मुझे लगता है लाइफ में ना, एक तो हमारा पता नहीं कब ऐसा हो जाता है कि हम चीजों को सीरियसली नहीं लेते, बड़ा अल्लड़पन सा और कुछ इस तरह का सोच लेते हैं जैसे तो कोई चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं है लाइफ। जी अगर हम प्लान कर लें, थोड़ा सा सिस्टम बना लें, मैं कहता हूँ जितनी आदतें हमारी अच्छी अच्छी 16 की उम्र में डल जाती हैं, वो सारी उम्र चलती है। आप 27 पे जाके या 37 पे जाके या 57 पे जाकर कोई आदत डालना चाहेंगे ना, फिर उसका कोई फायदा सा नहीं है। लाइफ जी में प्लानिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को समझदार बनाना शुरू कीजिए, लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लड़का बड़ा समझदार है। और जिस दिन आपको ये थपकी मिल गई ना, ये लड़का बड़ा समझदार है, आपको समझदार बनना ही पड़ेगा। जी जी इसलिए 16 साल में जो हमने गलतियां की वो ये कि हमने लाइफ को कभी सीरियसली नहीं लिया, हर चीज को लाइटली लिया, किसी भी चीज का फॉर्म भर दिया, जाके वहां फेल होके आ गए, और 4 दिन बाद लगा इसमें भी फेल, उसमें भी फेल, इसमें भी फेल।
अदरवाइज हम अगर सोचते, समझते, तरीके से बात करते, तरीके से एग्जाम देने जाते, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं था जिसमें हम पास। जी तो जी लाइफ में किसी भी चीज को सीरियसली लीजिए। जो भी आपके शौक है, जरूरी नहीं है कि आप साइंस ही पढ़ें, जरूरी नहीं है कि आप मैथ में इंटेलिजेंट हो। जिसमें भी आप हैं उसमें पूरा तल्लीन होके काम कीजिए। कभी कभी आप अपने माँ बाप की आंखों में भी देखिए, वो क्या चाहते हैं। वो उनसे ज्यादा इस धरती पे शिक्षक या माँ बाप, उससे आगे दुनिया में कुछ नहीं है। ये बाकी चीजें तो बाद की हैं। तो आप यस। कभी उनकी आंखों में झांक कर देखिए, वो आपके लिए क्या करना चाहते हैं। मैं कई बार कॉलेज में उदाहरण देता था, बेटा जिसका पढ़ाई में मन न लगता हो ना, एक बार कॉलेज में आने से पहले जब घर से निकलने लगो ना, अपनी मम्मी या अपनी पापा की आंखों में झांक के देखना। अगर उनकी आंखों में आप देख सके ना, ये हो नहीं सकता कि आप पढ़ाई में आपका मन न जी लगे। इसलिए बिल्कुल। मुझे लगता है 16 साल की उम्र में हमें विजडम को पालना शुरू करना चाहिए। समझदार बच्चे की तरह से हमें बिहेव करना शुरू चाहिए। हर चीज को सोचना समझना चाहिए, ऐसे ही नहीं नकार देना चाहिए। जी जी भाषण देना, सुनना, ये तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे। असली बात तो ये है कि हम उसमें से ग्रहण कितना करते हैं। एक जी कान जी से सुना दूसरे से निकाल दिया, क्या फायदा होगा। जी। मैं मेरा भी यही मानना है कि देखें, दुनिया का हर माँ बाप चाहता है कि हाँ जो काम मैंने नहीं किया है, जो कपड़े मैंने नहीं पहने हैं, जो नौकरी मैंने नहीं कर पाया, जो मेरे ख्वाब थे वो मैं नहीं कर पाया, मेरे बच्चे उस चीज को अचीव करें, उन चीजों को करें। और मेरा ये मानना है कि माँ बाप ही दुनिया में एक ऐसी शख्सियत है जो चाहते हैं कि उनके कंधों पे आप खड़े हो और हाँ, आप उनसे ऊपर जाएं। ऊपर जाए। हो सकता है बहुत सारे आदमी आपको डिमोरलाइज करें, डिमोटिवेट करें, बट हाँ हाँ, हमेशा पेरेंट्स चाहते हैं कि आप उनके कंधों पे खड़े होके आप उनसे ऊपर जाएं। ऊपर जाए। तो ये और हर माँ बाप ये चाहता है कि हम वो एक नेक्स्ट जनरेशन है वो कुछ अच्छा करे। और देखें, मैं लास्ट में कुछ शोरान जी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये हमारी मोरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने आप को कामयाब करना है, और हमें कामयाब करने के साथ साथ में हमें सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। और मेरा ये मानना है कि आपको एजुकेशन लेके उसके बाद आप चाहे बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, कहीं पे भी हैं, आप देश दुनिया में हर जगह जाएं, खूब पैसा कमाएं। कई आदमी बोलते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, मैं बोलता हूं नहीं नहीं, ऐसा नहीं आपको है। पैसा, ऐसा पैसा कमाना है, क्योंकि जिन देशों में पैसा ज्यादा है वहां की इकोनॉमी अच्छी है, वहां पे सिस्टम अच्छे हैं, वहां पे एक तरह से एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत अच्छा है, वहां पे हर चीज अच्छी है। तो आपको क्या करना है, मैं ये नई जनरेशन को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पूरी दुनिया में जाइए, आप बड़ी कामयाबी को हासिल करिए, उसके बाद लेकिन वो सब अचीव करके आपको अपनी सोसाइटी, अपने समाज के अंदर आना है, और वहां पे ये देखना है कि मैं अपनी ओर से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। अगर आपके अंदर वो इंटेंशन है तो आपको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। दिनेश जी, कई बार जिक्र आता है, हम आमतौर पर ये सेंटेंस बोल देते हैं कि आज के युवा में संस्कार नहीं है। जी तो मुझे तो इस बात में भी कई बार शक होता है कि संस्कार अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है। हमारी पीढ़ी में बहुत सारे संस्कार हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए। और अगर हमारी पीढ़ी अगली पीढ़ी को संस्कार स्थानांतरित नहीं कर पाई है, तो हमारी भी उसमें कमी है। हर ऐसे इंसान का, जो भी 40 से 45 से 50 से ऊपर है, उसका ये फर्ज बनता है वो समाज को कुछ दे। जो गलतियां उसने की हैं उन्हें सुधारे। अपने बच्चों को तो अपने से बड़ा बनाए ही बनाए, समाज को कुछ देने की भी कोशिश करे। और दुनिया कहती है कि बाहर ना जाओ, पैसा ना कमाओ। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनसे पूछ कर देखिए आप। ये बातें किताबों में लिखने के लिए अच्छी हैं, हाथ का मैल है, पैर का मैल है, लेकिन वास्तव में सर्वाइवल के लिए हमें पैसा भी चाहिए। और जब हमारे में कैपेबिलिटी है, हम दुनिया को बदल सकते हैं, हम दुनिया को नॉलेज दे सकते हैं। आईटी में हमने सारी दुनिया में धूम मचा रखी है, तो क्यों ना मचाएं। पैसा क्यों ना कमाएं, खूब कमाएं, तो समाज को दें आप सब कुछ। तो आप देख रहे होंगे काफी मैसेज भी आए हुए हैं सर। मिस्टर नवीन मल्होत्रा जी हैं, ये हमारे फ्रेंड हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और अरे उनका वाह, ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस है। और अरे वो वाह, बहुत एक लाइक माइंडेड आदमी है, मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज के नाम से। अच्छा तो अच्छा, और अरे भी वाह बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, आप देख सकते हैं। और आपने सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया,
अरे तो नहीं उसके नहीं, लिए मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और बहुत आप बहुत ऐसे धन्यवाद। ही मोटिवेट करते रहिए सर। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मोस्टली आदमी यही सोचते हैं कि घर में रहें, ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहे, आराम से रेस्ट करें। बट आप एक तरह से एग्जाम्पल सेट करें सोसाइटी के अंदर। आप अलग अलग यूनिवर्सिटी स्कूल में जा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। तो आई थिंक इससे बढ़िया मैं आपके मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दिनेश जी, इनको इस सारी बात को 2 शब्दों 2 लाइनों में हम समेट सकते हैं। हम उन सौभाग्यशाली इंसानों में से हैं जो कॉलेज में 35 साल तक रहे। लोग 3 साल कॉलेज में जाके सारी उम्र उसे मिस करते हैं। हमें भगवान ने 35 साल कॉलेज में रहने का मौका दिया। अब रिटायरमेंट के बाद भगवान की दया से सेहत भी ठीक ठाक है, रिसोर्सेज भी सब कुछ ठीक ठाक है, तो हम समाज को क्यों न दें। तो मुझे तो लगता है, और मैं आमतौर पर कहता भी रहता हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी दूर मुझे बुला रहे हैं, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी में अगर मैं एक भी क्वालिटी ला सकूं, एक भी उसकी भूल को सुधार सकूं, एक भी अच्छा गुण उसमें अगर मैं ला सकूं, तो मैं उसे अपना सौभाग्य समझता हूँ। इसीलिए मैंने जींद के अड़ोस पड़ोस के मेरे ख्याल में 150-200 स्कूल वहां कवर किए। दो तक के तो मैंने शहर के और गांव के तकरीबन तकरीबन स्कूल कवर कर लिए हैं। वो एक अलग बात है कि स्कूलों में आजकल बच्चे नहीं है, हालात दूसरे हैं, पर मैं उन बातों से भी हताश नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ कि आखिरी समय तक हमें समाज को कुछ न कुछ देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। भगवान ने इस धरती पे भेजे हैं, तो कुछ न कुछ पॉजिटिव देकर जाना चाहिए, ताकि हमारी पीढ़ी हमसे भी आगे जाए और हमसे भी ज्यादा प्रोग्रेस करे, देश में समृद्धि हो और हमारे बच्चे खुशहाल हों, पॉजिटिविटी में जिए, खुश रहें और आगे बढ़े। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने थैंक यू इतना दिनेश जी, वैल्यूबल बहुत टाइम बहुत। दिया। आपने और मैं भी आपने लास्ट में बस यही समराइज करना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि आपको बड़ी कामयाबी अचीव करनी है और आप ऐसे ही कामयाब होते रहिए, देश दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए, और देश दुनिया को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।